तो दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार गिर चुकी है और आम आदमी पार्टी आम जनता से दूर होती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी ने 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार के बाद अमित चुनावी रैली में अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा याद किया जा रहा है जो उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया को बड़े मियां और छोटे मियां बताते हुए कहा था। ये पड़पड़गन को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। तो वहीं 2 फरवरी को न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी दावा किया था कि केजरीवाल बुरी तरह हार जाएंगे। ये तो तय कर दिया है दिल्ली ने। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरा ये 10वां कार्यक्रम था। जो मैं जोश जो उत्साह दिल्ली के लोगों के अंदर देख रहा हूं, उन्होंने बदलाव का मन कर लिया है। इसकी केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। स्वयं केजरीवाल हार रहा है, केजरीवाल स्वयं हार रहा है। न्यूज़ 18 पर आप ये दावा कर रहे हैं? मैं दावा नहीं, हार रहा है। 8 तारीख को देखना, ये हार रहा है और बखड़ा गया है। ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एक भी इसका प्रत्याशी नहीं आ रहा। जमानतें जब्त हो रही है इनकी, ऐसी स्थिति हो रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि इन चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई। नतीजों को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, संदीप दीक्षित को आपने सुना, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार गए और कांग्रेस दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाए। ये बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच था। अब आम आदमी पार्टी का आखिरी मजबूत किला भी ढह गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अब आम आदमी से दूर होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी खत्म होने की ये शुरुआत भी एक तरह से मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का यह दावा है कि जनता के मुद्दों को बखूबी उठाएंगे, बतौर विपक्ष में रहते हुए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन कई मजबूत पिलर्स थे, स्तंभ थे आम आदमी पार्टी के, जो चुनाव हार चुके हैं। रवि मिश्रा के पास हम सीधे आपको लिए चलते हैं। रवि, आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार चुकी है, लेकिन बीजेपी का जश्न खत्म नहीं हो रहा क्योंकि 27 सालों का सूखा खत्म हुआ है। बिल्कुल, हमने ये सवाल पूछा कई बीजेपी के नेताओं से कि ये जीत कैसी लग रही है, तो उनका जवाब आया कि फिलहाल आप हमसे पूछिए कि ये इंतजार कैसा लग रहा है जो अब पूरा हो गया है। 27 वर्षों का ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी का खत्म होते हुए अब सबको नजर आ रहा है। चूंकि पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से ये चुनाव कई मुद्दों में फंसा रहा और सबसे अहम मुद्दा रहा इस बार हरियाणा का, क्योंकि हम जिक्र हरियाणा का जरूर करेंगे क्योंकि हरियाणा के तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा के लिए, भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मुख्य भूमिका नजर आई। जिस तरीके से यमुना का मुद्दा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ गया, वही बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वादे इरादे, उन तमाम चीज़ों ने जनता का दिल जीतने में वो कामयाब रहे। शायद इसीलिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, सूबे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मुख्यालय की बात करें तो शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, वहां पर मौजूद होंगे, संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, तमाम जमावड़ा वहां पर देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले दिल्ली कार्यालय की बात करें
तो तकरीबन सुबह 11 बजे के बाद से ही वहाँ जश्न, हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। तमाम ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, बिल्कुल रवि, हमने वो तस्वीरें देखी जहां मिठाई खिलाने का सिलसिला, रंग, अबीर, गुलाल एक दूसरे को लगाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन रवि, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्थिरता का जिक्र भी किया जा रहा है। जिस तरह से 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई है, बाकी हिंदी बेल्ट के राज्यों को देखा जाए तो कमल दर कमल खिलता गया, लेकिन दिल्ली एक ऐसी दुखती रग थी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा से एक खलबली और एक मन में कहीं ना कहीं अस्थिरता रहती थी बीजेपी के नेताओं को इसको लेकर। लेकिन अब 27 सालों बाद जो ये जीत मिली है, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक स्थिरता का भी जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए आपके इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दूंगा कि इतिहास के पन्नों में हमने देखा है कि इसी दिल्ली की लड़ाई के लिए कितनी सेनाओं ने, कितने देशों ने आक्रमण किया, भारत को जीतने की कोशिश की, मगर भारत के कई राज्यों को जीता, मगर दिल्ली को जीतने में काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त तमाम उस समय के जो सेनाएं थी उनको करना पड़ा। मगर लोकतंत्र के इस जमाने में जब सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में होता है, इस जमाने की बात करें तो जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, जो मुद्दे, जो वादे, जो इरादे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, उसको जनता ने सिरे चढ़ाया और जनता ने उसे स्वीकारा और उन मुद्दों के आधार पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान दिया। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के वो इलाके, वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कत और मशक्कत होती आई है, वहां पर क्लीन मेजॉरिटी वहां पर उन्होंने हासिल की है। मैजिक नंबर को पार तो किया ही है, वहीं बड़े दिग्गज चेहरे को भी हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको बीजेपी ने धराशायी किया है। साफ तौर पे मनीष सिसोदिया की आप बात करें, एक बड़ा चेहरा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, तकरीबन 600 वोट से वो हार जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मलाल उनको बहुत सताने वाला है। वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल, बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे हैं, ये मलाल भी उनको सताएगा। उसके बाद आप बात करें दिल्ली के कई बड़े इलाकों में जहां आम आदमी पार्टी हारी है, सौरभ भारद्वाज हार चुके हैं, सोमनाथ भारती हार चुके हैं, ये बड़े नेता हैं। बीजेपी की बात करें तो आप देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा, एक सिख चेहरा जिसने इस चुनाव में प्रभाव डाला है। क्योंकि सिखों की वोट की बात करें तो काफी प्रभावित करती है दिल्ली विधानसभा में, जो सिख मतदाता हैं वो काफी प्रभावित करते हैं। वहीं बात करें पूर्वांचल मतदाताओं का तो उनका भी जो पूरा असर है उनके मतदान का वो बिल्कुल रवि, ये जो पूर्वांचल के वोटर्स का जो मुद्दा है ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पूर्वांचल के वोटर्स ने, क्योंकि छठ पूजा एक बड़ा ही कहीं ना कहीं भावुक और सेंटिमेंटल मुद्दा रहा। यमुना की सफाई ना होना और छठ पूजा करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें वहां पर पर्याप्त मौका ना मिलना, ये पूर्वांचल के वोटर्स ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान दिया है बीजेपी की जीत में। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स देखा जाए और 3 बड़े चेहरों का जिक्र कर लिया जाए, जहां एक तरफ स्थानीय मुद्दे तो हावी थे ही और जिस तरह की योजनाओं का जिक्र बीजेपी ने किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही महत्वपूर्ण रहा। अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा ने भी भरपूर ताकत लगाई। तो क्या श्रेय इन तीनों को दे दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगाकर इस बार ठान लिया था कि दिल्ली जीत कर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरा क्रेडिट शीर्ष नेतृत्व को तो जाता ही है। उसके साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो अनुशासन में चलती है। यहाँ का एक कार्यकर्ता से लेकर उच्च कोटि का नेता भी अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता ही समझता है और जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है उसका बखूबी वो निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद भी ये दावा नहीं ठोक पा रहे हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली के, क्योंकि वो इसके ऊपर अब तक अपनी बात नहीं रख सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर अनुशासन वाली पार्टी है। यहाँ अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, यहाँ विधायक दल के नेता चयन करते हैं, शीर्ष नेतृत्व चयन करता है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी में हमने ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स देखे हैं। आप हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मनोज तिवारी की बात आ रही है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। रवि, मैं वापस आती हूं आपके पास। भी
मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आता है। बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। तो आपने मनोज तिवारी को यहाँ पर सुना। रवि, मनोज तिवारी भी शीर्ष नेतृत्व को ही कहीं ना कहीं इसका श्रेय दे रहे हैं। और आपने प्रवेश वर्मा की बात की, तो प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, क्योंकि अब रमेश बिधूड़ी तो चुनाव हार गए, तो अब एक प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, तो प्रवेश वर्मा के ऊपर क्या बीजेपी दांव खेल सकती है? क्योंकि उनकी टक्कर का, उनके मुकाबले का कोई और ऐसा संभावित चेहरा, ये संभावनाएं हैं, हालांकि निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। बिल्कुल, देखिए नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को ही फैसला लेना है कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। मगर प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं, जो मेरी राजनीतिक सूझबूझ समझ ये कहती है कि एक तो दिल्ली विधानसभा सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना उनका लाजमी है। दूसरा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पराजित किया है तो उनका मुख्यमंत्री बनना लाजमी है। और तीसरा, प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनना लाजमी है। मगर जिस तरीके से कयास ही है, जो मैं भी लगा रहा हूँ, मगर अंत में फैसला आला कमान और विधायक दल के नेता करते हैं। तो ये तय करना होगा आला कमान को और विधायक दल के नेता को कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मगर प्रवेश वर्मा एक प्रबल दावेदार समझ में आ रहे हैं। उसके अलावा जैसा मैंने जिक्र किया, जिस तरीके से मजिंदर सिंह सिरसा एक बड़ा सिख चेहरा है, तरविंदर सिंह मारवा एक बड़े सिख चेहरे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कामयाबी हासिल की है। कपिल मिश्रा जिस तरीके से वो बीजेपी में हैं, उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में लगातार सक्रिय रहे और लगातार अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लेते रहे। एक वो बड़े कद के नेता है। इसके अलावा बात करें बड़े बड़े कद के नेता, कैलाश गहलोत को हम दरकिनार नहीं कर सकते। कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, चुनाव से पहले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा और चुनाव लड़े, चुनाव में जीते, तो उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज जश्न का माहौल है, इन सब बातों के लिए आने वाले एक दो दिन काफ़ी हैं। मगर आज जिस तरीके से इस जश्न को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, चाहे दिल्ली कार्यालय की बात करें, चाहे बीजेपी मुख्यालय की बात करें, तमाम जगह हर्ष और उल्लास का माहौल है, जश्न का, उमंग का माहौल है। और अब इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, जश्न का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शाम 6 बजे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय तो क्या कुछ कहेंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा।